नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत की। जैसा कि विदित है कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में प्रोफेसर आग का कहना है कि अमेरिकन सरकार की कोई और विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है, जिसके साथ अवरोध और संतुलन व्यवस्था भी सावधानी से शामिल की गई है। अर्थ एवं परिभाषा हम का जिक्र करते हैं तो अमेरिकी संविधान निर्माता मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि शक्तियों के केंद्रीकरण से अत्याचारी शासन की स्थापना हो जाती है। मोंटेस्क्यू का कहना है कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्यक्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य मेडिसिन के अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियां एक ही हाथों में एकत्रित होना अत्याचारी शासन का उदाहरण कहा जा सकता है। हम जिक्र करते हैं अमेरिकी संविधान और शक्तियों के पृथक्करण की। तो अमेरिकी संविधान निर्माता इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके, अतः उनके द्वारा संविधान को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित किया गया। संविधान औपचारिक रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की घोषणा नहीं करता और न ही किसी स्थान पर उसे परिभाषित करता है। फिर भी प्रथम 3 अनुच्छेदों में किया गया कठोर विभाजन ही इसकी व्यापकता को स्पष्ट कर देता है। जैसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति यूएसए के राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। संविधान निर्माता चाहते थे कि सरकार के 3 अंगों की प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, उनके द्वारा अपने कार्यों को संपादन एक दूसरे से अधिकाधिक स्वतंत्र रहते हुए किया जाना चाहिए। अतः संविधान में निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला, शासन के 3 अंगों के सदस्यों की भिन्न भिन्न चयन प्रक्रिया। कांग्रेस के सदस्यों अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्षतः मतदाताओं द्वारा होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जिसमें सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। दूसरा, कार्यकाल की भिन्नता एवं निश्चितता। प्रतिनिधि सभा 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है। प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकाल निश्चित है। राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है। कांग्रेस महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है, जो एक कठिन कार्य है। तीसरा, तीनों अंगों के उत्तरदायित्व क्षेत्र में भिन्नता। प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने आप को जिले के मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। सीनेट के सदस्य अपने आप को पूर्ण राज्य के प्रति, राष्ट्रपति अपने आप को संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी समझता है। न्यायाधीश अपने आप को संविधान के प्रति उत्तरदायी समझते हैं। चौथा,
शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक व्यक्ति एक समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन 3 अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से नितांत ही विपरीत है। तो स्पष्ट है कि शासन का प्रत्येक अंग संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से दूसरे 2 अंगों से स्वतंत्र है। शासन का प्रत्येक अंग अपनी शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त करता है। कोई एक अंग न तो पूर्ण शासन की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और न किसी दूसरे अंग की शक्तियों का। धन्यवाद।